आज हम लोग जीन पियाजे का औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये चौथी स्टेज है बालक के संज्ञानात्मक विकास की। ये चौथी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है? वे सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस एज से, यानी कि जो ये एज है ये 12+ स्टार्ट होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 12 से स्टार्ट होती है, इसीलिए इसको किशोरावस्था की शुरुआत कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बात। समझ में आपको? अच्छा देखो, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को एग्जाम में कई नाम से पूछा जा सकता है। कौन कौन सी? उसमें से हो सकता है कि वो दे दे एग्जाम में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संचारी अवस्था, या फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था स्टेज, ये नाम दे सकता है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में एक लाइन, एक पंक्ति बड़ी फेमस है। ये कहा जाता है इस लाइन में, जीन पियाजे ने कहा है कि सभी बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मतलब कहने क्या है? इसका मतलब कहने का है, जो उसमें रूल्स रेगुलेशन है, जो उसमें चरण है, वो सही बच्चे उस नियम कायदे को पूरा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कुछ वातावरण हो सकता है कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी हो। देयर आर सो मैनी रीजंस, यहाँ कई कारण हो सकते हैं, इसलिए इस लाइन को इसमें ऐड किया गया है। जीन पियाजे ने कहा है कि सभी बच्चे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। इसका फैक्ट क्या है? रूल्स को फॉलो करना। अच्छा, इसमें विशेषता, ये भैया विशेषता जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस समझना हमको यही चीज है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसके नाम है, इनके नामकरण क्या क्या दिए गए हैं, ये पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषता की। इसमें विशेषता क्या होती है? इसमें जो क्वालिटीज हुए हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो क्या है? अमूर्त चिंतन का जन्म। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त चिंतन का जन्म हो जाता है। परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क का जागरण हो जाता है। प्रोपोजिशनल चिंतन का जन्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोजिशनल चिंतन का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक तर्क का जन्म, नैतिक भावना का विकास का जन्म, सामाजिक मुद्दों को समझने की, सामाजिक मुद्दों की समझ, यानी सामाजिक मुद्दों की समझ का होना, समझ का जन्म लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भैया सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इस एज में बच्चा जो है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कोई भी समस्या हो, समस्या क्या मतलब है? सब्जेक्ट से मतलब है। किससे मतलब है? सब्जेक्ट से है। कोई विषय हो, उस टॉपिक पे वो कुछ भी पढ़ेगा तो उसको सिस्टमैटिक से पढ़ेगा। कैसे ना, हम इन्हीं क्वालिटीज को वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। पहली अवस्था है कौन सी है? अमूर्त चिंतन। ये क्या मतलब है? देखो, इसको अगर हम तोड़ लें, इसको हम अमूर्त, आमिस ना के बराबर नहीं, मूर्त मीन्स जो दिखाई दे। मूर्त का अर्थ है जो दिखाई दे। आ मतलब है ना या नहीं, ना या नहीं। अमूर्त का मतलब क्या हो गया? जो ना दिखाई दे। कैसे हम देखेंगे? हमने किसी बच्चे से कहा कि कल्पना करो, दिमाग में कल्पना करो किसी चित्र का, उसके बारे में बताओ। उसने चित्र देखा नहीं है। चित्र ना देखकर भी चिंतन करना। चित्र नहीं देखा है, कह दे कि कोई मॉर्निंग की सीनरी है, उसको दिमाग में उसको पिक्चराइज करो और उसके बारे में बताओ। बच्चे ने दिमाग में ही सब कुछ नोट किया, उसी को पेपर में, एक ब्लैंक पेपर में उसने उसको स्टार्ट किया। यहाँ सूर्य बना दिया, यहाँ नदियां निकाल दी, यहाँ किसान बना दिए। तो मेरी ड्राइंग जो है अच्छी नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं बताने का आपको। तो मतलब कहने का है कि बच्चे ने बिना देखे पिक्चर को अपने मस्तिष्क में कल्पना की। भाई क्यों? क्योंकि इसका मानसिक विकास करना है ना। और ये एज कौन सी है? ये एज जो है ये 12+ है। ये किशोरावस्था की शुरुआत है। इस एज में बच्चे को जो चीज ने कभी देखी होगी उस करंटली ना देखे, दिमाग में उस पिक्चर को रिकॉल करना, ना देखे, बिना देखे उस चीज रिकॉल करना ही घटना जो होती है क्या कहती है? अमूर्त चिंतन। समझ में आ गया? ऐसे हम अगर ले लें, हम सब्जेक्ट में कोई ले लें
कि कहा गया है कि आप किसी बच्चे से कहा गया जो 12+ बच्चा है, उससे कहा गया है कि आप 3 का टेबल याद करें और लिख के दिखा दें। तो उसने बिना देखे 3 का टेबल, उस 3 का पहाड़ा जो है पूरा लिख दिया। कोई ऐसे है, उसने बिना किसी को नोट किए, बिना किसी कॉपी किए उसने ऐसे लिख दिया। तो मतलब कहने का ये अमूर्त चिंतन है, जो उस दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा है बिना देखे। तो ये हो गया अमूर्त चिंतन के बारे में। दूसरा क्या है, दूसरा रूल कहता है, दूसरी विशेषता कहती है, कैरेक्टरिस्टिक कहती है, लक्षण कहता है परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक चिंतन। अब ये क्या होता है, इसको हम देखिए पहले ट्रिक क्या है। इसका मतलब है परिकल्पनात्मक मतलब है ना होने वाली सोच, ना होने वाली सोच या ना होने वाला विचार। मतलब कहने क्या है इसका, ना होने वाली सोच या ना होने वाला विचार। इसका मतलब कहने का ये है कि कोई बच्चा, कोई भी बच्चा, देखो हम बच्चे बात कर रहे हैं, किशोरावस्था में है वो, ठीक है, तो बच्चा ही कहेंगे उसको, अपनी भाषा में बालक कह लो आप लोग, क्या बोलोगे, बालक। कोई बालक, अगर किसी बालक ने ये कहा कि अगर कहीं ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ये सेंटेंस उसने जड़ दिया, मुंह से निकाल दिया, बोल दिया, समझ जाना उसने परिकल्पनात्मक चिंतन का आविर्भाव किया है, यानी कि परिकल्पनात्मक और निगमात्मक चिंतन का जन्म हो चुका है। कब, अगर कोई बालक ये कह दे कि कहीं अगर कहीं ऐसा हो जाए, क्योंकि हमें पकड़ना है कि होता क्या है, मतलब इससे पकड़ना है कि अगर कहीं ऐसा हो तो, अगर कहीं ऐसा हो तो, अगर ये शब्द आते भावना आएगी तो कहां पहुंचाओगे उसको, परिकल्पनात्मक पहुंचाओगे, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देखें, किसी बालक ने कहा कि अगर भूकंप आ जाए तो हम सब दब जाएंगे। भैया संभावना है क्या, अब मैं कहता आ जाएगा, यानी कि सोच जो हमने अभी कहा, मानो अभी कहा कि बच्चे ने कहा सब भूकंप आ जाएगा तो सब ध्वस्त हो जाएगा, केवल ये सोच है। क्या है, सोच। सोच कैसी है, उसने अगर लगाया है, अगर अगर कहीं ऐसा हो, ये वाली सोच है, ये शब्द आने चाहिए, अगर कहीं ऐसा हो, ये सोच है, इसका मतलब है वो कहां पहुंचा दोगे, परिकल्पनात्मक चिंतन में, ठीक। अच्छा फिर देखो ये भूकंप का हो गया। दूसरा देखो एग्जांपल, ये बड़ा फेमस एग्जांपल है जीन पियाजे का, पेंडुलम का प्रयोग। एक बच्चे ने पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट किया, उसने पेंडुलम लिया और उसको करना क्या है, उसने कहा कि एक बार इसकी लंबाई ज्यादा करो, ना खींच के ऐसे ऊपर ले जाओ, लंबाई ज्यादा करो। तो करना क्या है, अगर पेंडुलम की लंबाई ज्यादा करें तो क्या होगा, ज्यादा करो तो क्या होगा, मतलब क्या है, उसने तो क्या है, अगर कहीं ऐसा हो तो क्या हो, मतलब क्या कि लंबाई ज्यादा करो तो क्या होगा। ये सोच बताती है, ये उसका वाक्य बताता है कि बच्चे ने हाइपोथेटिकली सोच, जो थिंकिंग है उसको जन्म दिया है, परिकल्पनात्मक जो चिंतन है उसको जन्म दिया है। अच्छा यही चीज तो ये है। फिर इसने कहा अच्छा काम करो, नहीं एक काम करो कि लंबाई, अगर लंबाई कम करें तो क्या होगा, अगर लंबाई कम करें तो क्या होगा। बस भैया यही 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको डिफाइन कर देंगे इजिली कि जो बच्चा है, जो बच्चे की सोच है वो कैसी है, वो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक चिंतन बताती है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें मेन चीज क्या है, इसमें मेन चीज की ये है, हाइपोथेटिकल सोच में, थिंकिंग में मेन पॉइंट क्या है कि अगर कहीं ऐसा हो तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको पकड़िएगा आप, तो आपको ये जो थ्योरी है समझ में आ जाएगी। इसकी अगली विशेषता क्या कहती है, प्रोपोजिशनल चिंतन का जन्म। ये प्रोपोजिशनल क्या है, इसका मतलब कहने क्या है, इसका मतलब कहने की है, प्रोपोजिशनल का मतलब कहने का है कथनों पर तर्क से विचार करना। कथन, कोई भी बातें हैं, कोई भी बात है, कोई कथन स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट कहा गया, कोई वाक्य कहा गया है, कोई बात है, कोई वाक्य है,
उस पर तर्क से विचार करना, तर्क से उत्तर देना। क्या मतलब? कथन वाली सोच, कथन वाली सोच क्या मतलब है कि वो क्या सही है उस मुद्दे में, उस बात में, उस कथन में, उस वाक्य में क्या सही है, क्यों सही है और कैसे सही है। अगर किसी बच्चे में कथन वाली बात को, कहीं स्टेट में लिखा है, उस कथन वाली बात को क्यों सही है, कैसे सही है, अपने विचार दे, अपने तर्क दे, समझ जाना कि उसमें प्रोपोजिशनल चिंतन का जन्म हो चुका है। कैसे? हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सभी पक्षी उड़ते हैं, ये कथन है। कथन निष्कर्ष पढ़ा होगा आपने ना, कथन और निष्कर्ष आता है। अच्छा, देखा हमने कि सभी पक्षी उड़ते हैं। दूसरा कथन है कुछ पक्षी उड़ते हैं। एक बालक को खड़ा कर दिया गया, पूछा गया बताओ भाई साहब, बालक बताओ इसमें सही कौन सा है। उसने पहला पढ़ा, उसने कहा कि सही पक्षी उड़ते हैं। उसने कहा नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, ये जो कथन है कथन, ये कथन गलत है। पूछा गया क्यों? इसने कहा कि पैगविन पक्षी में काउंट किया जाता है लेकिन उड़ नहीं सकता। बात सही है, इसने क्या कर दिया, इसने कथन चेक किया और कथन वाली सोच जन्म की क्या सही है, क्यों सही है, कैसे सही है। तो इसके आधार पर उसने क्या किया, निष्कर्ष दिया कि नहीं, सभी पक्षी नहीं उड़ सकते। इसी बच्चे ने दूसरे में कहा कि हाँ कुछ पक्षी उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी उड़ते हैं, उड़ सकते हैं। इसका मतलब है ज्यादा ऑथेंटिक जो आंसर है वो सही है, ये वाला बच्चे ने आंसर दिया। भैया यही सोच जन्म लेती है। ठीक, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं विशेषता के अगले चरण में नैतिक चिंतन और सामाजिक मुद्दों की भावना का जन्म। नैतिक चिंतन में हम ये समझ लें, नैतिक बातें होती हैं वो अच्छी बातें होती हैं। किसी बच्चे को अगर नैतिक ज्ञान, इसका मतलब है उस बच्चे को अच्छा और बुरी का ज्ञान है। बस मोटी बात ये है। कैसे? अगर नैतिक बातें क्या मतलब है, किसी ने कहा कि बच्चे को, कि किसी बच्चे से पूछा गया कि क्या आपको अपने माता पिता से प्रेम है, तो बच्चे कहेगा हाँ। बच्चा कहेगा कि हाँ, इसका मतलब है माता पिता से प्रेम होना, बड़ों की बातें मानना, देश प्रेम करना, अपने आसपास का वातावरण पर्यावरण को शुद्ध रखना। ये सब बातें किसमें आती? ये सब बातें आती नैतिक में। बच्चे ने यहां तक कहा है। फिर कहा बुरा क्या है, किसी को गाली देना, किसी को मारना पीटना, ये सब क्या है, ये सब बुरी बातें। इसका मतलब है कि अगर ये बातें बता रहा है बच्चा, इसका मतलब है उस बच्चे को नैतिक चिंतन हो गया, अच्छा और बुरा ज्ञान हो गया है। सामाजिक चिंतन क्या है, सामाजिक मुद्दों की भावना जन्म क्या है। देखा हमने कि किसी भी बच्चे को, और एज क्या है, एज होना चाहिए 12+, या भी कह लो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बालक। आप इसमें कोई बात कर लें, ठीक। अच्छा की ओर देखो, बताया था हमने यहाँ पर, हमने आपको कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है ये भैया, ये किशोरावस्था की शुरुआत, ये शुरुआत है ना। इसका मतलब इस एज का जो बालक होगा, 12+ का बच्चा होगा या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बच्चा होगा, उसे अगर सामाजिक भावना जन्म हो गया होगा, लक्षण क्या है, उसे न्याय पसंद आता है। अन्याय हो रहा होगा तो टोक देगा, बोल देगा। स्वतंत्रता, आप ऐसे बच्चों को बांध नहीं सकते, उसे पता है कि क्या मतलब कहाँ शोषण हो रहा है, कहाँ फ्रीडम है, उसे जानकारी होगी। गरीबों की सहायता करना, कोई गरीब मिलेगा उसकी भावना जन्म लेगी, उसकी हेल्प करो। पर्यावरण से प्रेम, परिवार से प्रेम, ये जो भावना है ये सारी किसके हैं, ये सब है सामाजिक मुद्दों के हैं, विषय के हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, अभी करंट में एक टॉपिक चल रहा है यूजीसी, है ना। अगर ये 12+ एज का बच्चा है, उसने यूजीसी के बारे में अच्छे से जानकारी ली है, इसका मतलब है कि बच्चे को अभी जानकारी हो गई है कि जो यूजीसी जो काला कानून आया है ये वास्तव में काला है। क्या है? काला। इसका मतलब है अगर बच्चे ने इसको समझ लिया और उस बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग उसको बताया, इसका मतलब है बच्चे में सामाजिक मुद्दों की भावना का जन्म हो गया है। ये मुद्दा जो है, ये मैटर है, ये यूजीसी वाला, ये गलत है। क्या है ये गलत है, बच्चे ने बताया। इसका मतलब है कि बच्चे में सामाजिक भावना
का जन्म हो गया है। सही क्या है, गलत क्या है? देखो इसमें दो एज है। हमने से पहले पढ़ा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो बालक है भाई, पहले ये आई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और फिर क्या आई है, इसके बाद ये आई है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आई है। जब बच्चा यहाँ पे था तो वो जो समाज में जो मुद्दे थे, सामाजिक मुद्दे जो थे, उससे इसलिए डरता था, इसलिए उसका जन्म हुआ। उसमें नैतिकता इसमें इसलिए आई क्योंकि पापा मम्मी या शिक्षक मारेंगे अगर कोई काम गलत हुआ। क्या मतलब है, घर में है, अगर घर में है कोई गलती हो गई, घर में है, उसे भाई घर से प्रेम है तो मतलब क्या हो गया, सामाजिक मुद्दा। मम्मी पास प्रेम है तो क्या हो गया, भावना जन्म लेना, सामाजिक मुद्दों की भावना जन्म लेना। मतलब क्या, इसमें नैतिकता है, उसमें नैतिक भावना जन्म होगा। क्या होगा, नैतिक भावना का जन्म। है तो घर यानी समाज, और प्रेम है माता पिता से, मतलब क्या, नैतिक भावना जन्म। ठीक, दोनों चीज मिक्सअप है। घर में बच्चे से गलती हो गई है और उसको जब गलती हो गई उसको ये भावना है कि अब मम्मी मारेंगी। मम्मी तो भाई क्या है, उसे मम्मी पापा का भय है कि मारेंगे। स्कूल में काम नहीं करेगा तो दिक्कत नहीं है, फ्रेंड सर्कल में बच्चे क्या कहेंगे, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो एज होती है वो 2 से 7 है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कितनी एज है, 2 से 7 वर्ष है। अच्छा, इसलिए उसे भय नहीं है बच्चों का, उसे भय अध्यापक से है। इसका भय अध्यापक से है। भय मतलब क्या, भय का मतलब है कि सामाजिक मुद्दों भावना जन्म तो हो गया है लेकिन व्यापक रूप में नहीं हुआ है, व्यापक रूप में नहीं हुआ है। उसे समाज से डर नहीं है, उसे डर है पापा मम्मी शिक्षक डर है। अब बात समझ में आई, इसमें अंतर क्या है? अच्छा, जैसे बच्चा औपचारिक में आ जाएगा इसका मतलब है 12+, अब बच्चा बड़ा हो गया है। अब उसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें जो भय उत्पन्न होगा, जो डर है, प्रेम है, लगाव है। क्यों, कारण क्या है, बच्चे को समाज से लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा आस पास पड़ोस मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। यहाँ क्या था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष की एज में थी, उसे डर केवल ये था कि पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, वो मारेंगे। जबकि औपचारिक में बच्चे को समाज का भय है, लोगों का भय है कि लोग क्या कहेंगे। एग्जाम्पल देखो, क्या एग्जाम्पल, वो क्लास 12 का हो, क्लास 10th का हो या ग्रेजुएट लड़का हो, अगर वो एग्जाम दे रहा है, एग्जाम दे रहा है और भैया धोखे से अगर फेल हो गया तो उसे समाज का डर है कि समाज क्या कहेगा, है ना। उसे समाज, मतलब कि घर के लोग क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। तो मतलब जब ये व्यापक रूप में उसको भय होगा, व्यापक रूप से सोच बनेगी उसकी कि समाज के लोग क्या कहेंगे, तो समझना आप, जब ये समाज के लोग क्या कहेंगे व्यापक भय होगा, तब वो बालक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जन्म ले चुका होगा उसकी। जबकि पूर्व संक्रियात्मक ऐसा नहीं होता, उससे अपने जो विद्यार्थी उनसे कोई मतलब नहीं, समाज क्या कहे कोई मतलब नहीं। मानो कि बच्चा फेल हो गया अगर यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कोई टेंशन नहीं है। पापा के मम्मी शिक्षक ही डांटेंगे, मारे नंबर कम क्यों आए, लेकिन जो उसके अगल बगल जो फ्रेंड सर्कल होगा उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, दोस्त क्या कहेंगे, दोस्त की बेइज्जती करेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदार से कमेंट, गंदे गंदे कमेंट पास करेंगे। तो ये फोबिया है, जो भय है, ये भय यही जन्म लेता है कहाँ पर, ये जन्म लेगा इसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो मतलब कहने का भैया ये है कि ये दोनों एज अलग अलग है, सामाजिक मुद्दों भावना का जन्म अलग अलग स्तर पर होता है। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आ गया हो तो अपने चैनल श्री विद्यापीठ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद।